कि विनाश काले विपरीत बुद्धि अंडर ट्रायल बंदियों को कि वो फिजिकल पेशी न कराएं भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी हो और उनका वकील कोर्ट की कार्रवाई बाधित न हो उसमें हिस्सा ले। ये चल रहा था और इस बीच में याचिका दाखिल किया बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने और उस याचिका में कहा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है कि हमारे स्टेट के मुकदमों का ट्रायल नहीं हो रहा। अब हमारे संविधान में तो हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्था है। व्यक्ति का तो फंडामेंटल राइट है, इसका है उल्लेख, लेकिन किसी गवर्नमेंट का फंडामेंटल राइट होता है ये नहीं है। सरकार परेशान है, भारत की सरकार परेशान है। कल तक तो एक मुद्दा था इमरान खान कितनी शादी किया है, कौन बीबी को रखा है, कौन छोड़ दिया है। पाकिस्तान को हम रगड़ देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अब लव लेटर लिखा जाने लगा, अब प्रेम पत्र जाता है और लव लेटर आता है। तो अब पाकिस्तान तो मुद्दा नहीं रह जाएगा इस चुनाव में। कटोरा लेके भीख मांगना है हमको, तो हमको उन कंट्रोवर्सियों से बचना भी है। और अब मुद्दा क्या है, तो मुद्दा बेमुद्दे को मुद्दा बना दीजिए। जनता का ध्यान हटाना है तो मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश चुनाव का एक एजेंडा बन गया। कई बड़े नेता और अधिकारी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनावी एजेंडा बनाएंगे। अरे आपके भक्त जितना नाच लें, आम जनता दुखी है, गांव में रहने वाला गरीब दुखी है। मुख्तार पर हो रहे अत्याचार और उनके लिए जो अपमान की जो भाषाएं बोली जा रही हैं उससे गरीब अब कितना दुखी है इसका अंदाजा हो जाएगा। क्या समझते हैं मुख्तार अंसारी को? 9% की जनसंख्या है गाजीपुर में मुसलमानों की, और 9% की जनसंख्या में पिछले 40 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। 5 बार विधायक रहा, 2 बार से सांसद हूं, मेरे बड़े भाई भी विधायक, मेरा छोटा भाई भी विधायक, 3 ही भाई हम लोग हैं। अगर हम जनता के बीच में लोकप्रिय न होते, जनता की सेवा करके उसका दिल न जीत लिए होते तो ये स्थिति आती। वहां लड़ाई है कमेरों और लुटेरों के बीच। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार मुख्तार अंसारी साहब को लेकर के खबरों का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात की जाए तो कुछ अलग ही कहानी दिखाने की कोशिश की जा रही है और जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं उससे खलबली मची हुई है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब तबीयत खराब है तो क्यों योगी सरकार मुख्तार अंसारी साहब को उत्तर प्रदेश लाने के लिए अड़ी हुई है, क्योंकि अभी जो रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट की तस्वीरें सामने आई वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। क्योंकि हमने देखा अफजाल अंसारी साहब की जो तस्वीरें बाहर आई उस पर आपने भी सवाल खड़े किए, ये पूछने की कोशिश की कि आखिरकार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी तो क्यों नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं? पिछले 2020 मार्च में आपको याद होगा कि हमारे देश में लॉकडाउन लग चुका था। पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू ऐलान हुआ, फिर 25 मार्च से लॉकडाउन हो गया। वैसे दुनिया कोरोना के प्रकोप में, और सबसे पहले चीन में इसका प्रकोप नवंबर में आया, और बाद में मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में, ईरान वगैरह, और उधर ब्राज़ील, अमेरिका और दूसरे देशों में फैलता चला गया। लेकिन हमारे देश में तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप साहब का प्रोग्राम पहले से लगा हुआ था। गुजरात में भी था, उनको ताजमहल भी देखना था, दिल्ली भी आना था। तो तमाम दुनिया के दूसरे देशों से लोग आए उस मौके पे। दुनिया के दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर प्रतिबंध लग गया था, लेकिन हमारे देश में बहुत देर कर दी गई। और जब कोरोना ने जकड़ लिया बिल्कुल, तब हमने हड़बड़ी में ये फैसला लिया, जिससे जनता को बड़ी तकलीफ हुई। आपने देखा कि लाखों लोग सड़कों पर भूखे प्यासे नंगे पैर हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए।
कितने अपने घर तक पहुंच सके, कितने रास्ते में ही गुजर गए। ये भयावह स्थिति कि देश ठप हो गया, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो। संसद का सत्र, बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र भी स्थगित हो गया उसी समय। सभी जेलों में बंद जो प्रिजनर हैं उनको कोर्ट पर पेशी से छूट दे दी गई। कोर्ट भी जो रूटीन उनका है काम करने का, वो भी बुरी तरह प्रभावित हो गया, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कुछ दिन तो ठप ही हो गया। अब उस सारे पीरियड को भी काउंट करके कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट पर पेशी पे नहीं आए। जब हिंदुस्तान में कोई भी बंदी कोर्ट पर फिजिकल पेशी से छूट पा चुका है, तो मुख्तार अंसारी के ऊपर ये पाबंदी अजीब लगती रही। हालांकि उत्तर प्रदेश के आगरा में उनके खिलाफ एक मामला है, उसमें वहाँ की कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उन्हें लाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल पेशी पर ही हम फिजिकल पेशी की ज़रूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम उनकी पेशी करा लेंगे। लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है, क्यों ऐसा हुआ ये कि कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की जाए, लेकिन पुलिस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेकर के कोर्ट के उस ऑर्डर में छेड़छाड़ कर दी और अलग से एक एसटीएफ के आईजी साहब ने, अमिताभ यश साहब ने चिट्ठी लिख दिया मोहाली और पंजाब स्टेट में तमाम जेल और अथॉरिटीज़ को कि मुख्तार को इस डेट में आगरा लाया जाए, और कोर्ट ने उनको बुलाया है। लेकिन जब मुख्तार के वकील ने बताया कोर्ट को कि साहब आपका तो आर्डर उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का है और ये एसटीएफ के आईजी से क्या मतलब, कोई बंदी कोर्ट में पेशी कराए, कैसे पेशी हो, उनके लेटर का इसमें क्या मतलब। कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया कि उसके आर्डर में भी छेड़छाड़ हुई, इसलिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया ना, अब उन्हें नहीं लाया जाएगा, वो फिजिकल पेशी नहीं होगी, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, उनका वकील कोर्ट की कार्रवाई में भाग ले। बाद में चल के इस तरह के आर्डर लखनऊ में उनके खिलाफ 3 मुकदमे थे, उसमें भी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वहाँ भी इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होने लगी। अभी दिसंबर में 23 दिसंबर को लखनऊ में 3 मुकदमों की सुनवाई पूरी हुई और जजमेंट आ गया और मुख्तार को बेदाग बरी किया गया। वो सब एक बार भी, फैसले के दिन भी मुख्तार को कोर्ट पे नहीं जाना पड़ा, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो गई। उसी तरह से मऊ में एक मुकदमा कायम किया गया और उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी हो गई। यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में उनके विरुद्ध कहा जाता है 10-12 मामले हैं, जिसमें 4-5 तो गैंगस्टर एक्ट के हैं। उन सारे मामलों में भी उनकी पेशी और उनकी कार्रवाई 1 साल से बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती रही। लेकिन सरकार एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेकर के कहीं कहीं दबाव बना करके अभियोजन पक्ष की तरफ से और कोर्ट से भी चिट्ठी लिखवा दी कि नहीं, उनको पेश किया जाए, और उसका बहाना लेकर के अब वो आ गई सुप्रीम कोर्ट में। अब लोग कहते हैं कि भाई जब मुकदमे विचाराधीन हैं उत्तर प्रदेश में, तो मुख्तार अंसारी को अपने मुकदमों के विचारण के लिए आना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि हमारे खिलाफ यदि कोई आरोप है और चार्जशीट है और मुकदमे का ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल हो, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छूट प्रदान कर दी सभी अंडर ट्रायल बंदियों को कि वो फिजिकल पेशी न कराएं भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी हो और उनका वकील कोर्ट की कार्रवाई बाधित न हो उसमें हिस्सा ले। ये चल रहा था और इस बीच में
याचिका दाखिल किया बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उस याचिका में कहा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है कि हमारे स्टेट के मुकदमों का ट्रायल नहीं हो रहा। अब हमारे संविधान में तो हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्था है। व्यक्ति का तो फंडामेंटल राइट है, इसका है उल्लेख, लेकिन किसी गवर्नमेंट का फंडामेंटल राइट होता है ये नहीं है। और इसी बात को लेकर के पंजाब स्टेट के वकील ने ये बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया, और इस सवाल पर बहुत लंबी बहस के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि मुख्तार को मोहाली जेल से ट्रायल के लिए शिफ्ट किया जाए बांदा जेल में, और वहाँ MP MLA कोर्ट इलाहाबाद ये तय करे कि अब इनको किस जेल में रखा जाए। अब आप देख रहे हैं मीडिया किस तरह से इस खबर को जो सरकार के इशारे पर प्रस्तुत कर रहा है, कितना गंभीरता से। लगातार देश में बहुत से मसले हैं, 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, कोरोना फिर दूसरी लहर में पूरे देश को गिरफ्त में ले रहा, 80 और 85 हजार और 90 हजार एक दिन की नए मरीजों के मिलने की, जबकि पूरी तरह जांच नहीं हो रही है कई स्टेट में, तब यह हालत हो गई है। उत्तर प्रदेश ने घोषित कर दिया कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिसूचना घोषित हुई राज्यपाल की तरफ से, संपूर्ण उत्तर प्रदेश कोरोना के दूसरी लहर के जद में आ चुका है। लेकिन अजीब बात है, मुख्तार को लाया जाए, खींच के लाया जाए, घसीट के लाया जाए, जैसे क्या कहना चाहते हैं मीडिया के लोग, या क्या कहना चाहते हैं, उनके शब्दों में क्या है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कम से कम ये सोचना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए आप क्या प्रयोग कर रहे हैं। वो अपराधी है, वो गुनहगार है। अपराधी कोई पत्रकार डिक्लेयर करेगा? हमारे देश में अपराधी और गुनहगार घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायपालिका किसी के विरुद्ध आरोप है उसका विचारण करेगी, अगर साक्ष्य मिले तो उसके आधार पर उसे गुनहगार या निर्दोष घोषित करेगी। लेकिन एक भी केस में मुख्तार की सजा नहीं, और मुख्तार को गुनहगार है, बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है। क्या क्या जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है? वजह यह है कि 5 बार मुख्तार की हत्या करने का प्रयास हो चुका। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तब मुख्तार पे हमला शुरू हो जाएगा। जब माननीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उन दिनों भी इसी तरह का प्रकोप हुआ था। उस दिनों खुलेआम खोजा जा रहा था कि मुख्तार कहां मिल जाए, उसको भून दिया जाए। घर हम लोगों का लूट लिया गया था, उजाड़ दिया गया था। बाद में इस घटना की माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस ज्ञानेंद्र कुमार को जांच सौंपी गई, और ज्ञानेंद्र कुमार ने अपनी जांच में पूरी तरह से पुलिस की कार्रवाई को दोषी माना। हमको कंपनसेशन मिला, हमारे जब्त किए गए सामान रिलीज किए गए, और पुलिस के खिलाफ 395 की धारा में और तमाम और संगीन धाराओं में इस गलत कार्रवाई के लिए मुकदमा कायम हुआ उसी मोहम्मदाबाद थाने में। अब एक बार उसके बाद एक दौर आया राजनाथ सिंह के जमाने में, तब 15 जुलाई 2001 में मुख्तार के ऊपर उसरी चट्टी पे हमला हुआ, और उसरी चट्टी पे जो हमला हुआ, मुख्तार तो बाल बाल बच गए, घायल हुए, 9 और लोग गोलियों से घायल हुए, लेकिन 3 लोग उस घटना में मारे भी गए। अब उस घटने का मुकदमा कायम हुआ है। ब्रजेश सिंह उसका मुख्य अभियुक्त है, त्रिभुवन सिंह उसका अभियुक्त है। अब उनका मुकदमा भी उसी MP MLA कोर्ट इलाहाबाद में ट्रायल पे है। उनके गवाहों को हड़काने के लिए, जिनको गोलियां लगी हैं, उनको प्रोटेक्शन कहाँ दे? ये सरकार 5 इंजर्ड विटनेसों को, गौस मोहिउद्दीन उर्फ तन्नू, इनका लाइसेंस निरस्त कर दी, असलहा जमा करा ली। जफर उर्फ चंदा, लाइसेंस निलंबित, निरस्त। उसी तरीके से तौकीर, उसी तरह शाहिद, उसी तरह अफरोज। उन गवाहों को जिनको संरक्षण मिलना चाहिए, उन गवाहों को जिनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं।
वो इंजर्ड विटनेस हैं, वो चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन अभियोजन के गवाह को आज उनके जीवन खतरे में है, उनको धमकी मिल रही है। अब मुख्तार अंसारी उस मुकदमे के वादी हैं, इंजर्ड विटनेस है। ये आदमी वहां जाएगा तो उस मुकदमे के ट्रायल में इसकी गवाही हो जाएगी, और जब इसकी गवाही हो जाएगी तो जो चहेता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो दुर्दांत अपराधी जिसे ब्रजेश सिंह कहते हैं, जो 1986 में सिकरौरा नरसंहार कांड के नाम से मशहूर है, जिसमें 8 लोग 2 साल के बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक 8 लोगों की हत्या एक दिन हुई थी। उस कांड में ब्रजेश सिंह पकड़ा गया था और कोर्ट से इसने किसी तरह से कुछ दिनों की पेरोल ले ली। इसके पैर में चोट लगी थी उसके आधार पर, और पेरोल पे फरार हुआ। तो 86 में भागे तो 2008 में अब दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने भुवनेश्वर से जाके पकड़ा। इस 24 साल की फरारी में उसने हजारों करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली, 50 जघन्य हत्याएं की। उसने अपने गुरु वीरेंद्र टाटा को, जो पुलिस की अभिरक्षा में एक न्यायालय से पेशी से लौट रहे थे, उनको गोलियों से भून दिया, उनका वकील मार दिया, 2-3 सिपाही वाले मार दिए, वीरेंद्र टाटा को मार दिया। 1-2 घटना सामूहिक नरसंहार की, कम से कम 6 घटनाएं, जिसमें 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग मारे गए। लेकिन इतना आतंक है, इतना सपोर्ट है कि उसके खिलाफ कोई गवाही देने का साहस नहीं कर सकता। उसी कड़ी में ये जो 15 जुलाई की घटना है, जो मुख्तार जब जा रहे थे अपने 2 गाड़ियों के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में, उनके ऊपर हमला हुआ। अब इसमें गवाही होने वाली है। अब भय सता रहा है कि चहेते को, और वो चहेता आप ऐसी दुनिया में मिसाल नहीं देखेंगे। दाऊद इब्राहिम, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, हमारे देश की सूची में नंबर 1 का अपराधी, उसका 2 को अक्यूज्ड है। एक को अक्यूज्ड सुभाष ठाकुर, जो इस समय फतेहगढ़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा, और दूसरा ब्रजेश सिंह। ये वो ब्रजेश सिंह आज बनारस सेंट्रल जेल में तो है, लेकिन बहाना सेंट्रल जेल का है। बीमारी के नाम पर बीएचयू के डाक बंगले में, बीएचयू के एयर कंडीशन रूम में वो आराम फरमा रहा। मैं आपको उसका विवरण दे सकता हूं, मेरे पास डेट नोट है। 26 जुलाई 1992 को दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल कास्कर, इनकी हत्या हुई थी बम्बे में, और इसका बदला लिया गया 12 सितंबर 1992 को। और इसमें जे हॉस्पिटल कांड में शैलेश हल्दनकर, 2 पुलिस वाले, 1 स्वास्थ्य कर्मी, 4 लोगों की हत्या हुई। इस हत्या में दाऊद इब्राहिम पहला मुलजिम, और दूसरा मुलजिम ब्रजेश सिंह, तीसरा मुलजिम सुभाष ठाकुर। अब आप बताइए कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग गोद में लेकर के उसको पाल रहे हैं। वो आज एमएलसी हो गया उस क्षेत्र से जहां हमारे प्रधानमंत्री जी जहां से सांसद हैं। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाले ये लोग, क्या इनका कैरेक्टर है? आप अपराध मुक्त चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, और इतने दुर्दांत अपराधियों को, ब्रजेश सिंह को, त्रिभुवन सिंह को, आनंद राय को, जिसने मुख्तार के ऊपर 14 जनवरी 2004 को लखनऊ में कैंट थाना के अंतर्गत गोली चलाई, और उस घटना में भी मुलजिम हैं यही लोग, मेन मुलजिम हैं, और उसका ट्रायल चल रहा। अब मुख्तार जाएंगे तो गवाही होगी। आनंद राय कौन है? अलका राय का सगा भतीजा। वो गोली मार दे, भून दे किसी को, उनके खिलाफ मुकदमा भी ना हो, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, कोई गवाही न करने पाए। ब्रजेश सिंह जिसको चाहे भून दे, उनके खिलाफ मुकदमा ना हो, अगर हो गया तो गवाही कोई करने न पाए। ये सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री, विधायक और उनके चहेते लोग, स्वजाति,
उनके मुकदमे अदालत में ट्रायल भी ना हो, उनका मुकदमा खुद मुख्यमंत्री जी वापस ले ले। कानून से ऊपर तो ना हम हैं, ना आप हैं, ना कोई है। मुख्तार के विरुद्ध आरोपों के परीक्षण न्यायालय में कराए जाए, लेकिन मेरी मांग है कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था को आप ठप मत कीजिए। ये कैसी लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा आप डाल रहे हैं, जिसमें सरकार में जो लोग हैं अपने ऊपर जो लगेगा मुकदमा, उसका परीक्षण न्यायालय में नहीं होने देंगे, उसको खुद अपनी कलम से उठा लेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ अपने विरुद्ध लगे आरोपों की अगर न्यायालय में परीक्षण करा लें, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो एक सजा याफ्ता अपराधी घोषित हो जाएंगे। डर है, इसलिए हम आज सत्ता में आए हैं। कानून को घोल के पी जाओ और कानून से ऊपर हो जाओ। न्यायपालिका को ठप कर दो, उस सिस्टम को रोक दो और उठा लो अपना मुकदमा। एक नहीं, सैकड़ों हजारों मुकदमे लोगों के उठा लिए गए। हीनियस क्राइम के, दंगे के, हत्या के प्रयास के, तमाम तरह के मुकदमे। इनके मंत्री बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं, इनके विधायक बलात्कार की घटनाओं में मुलजिम हो रहे हैं। पूरा संरक्षण प्रदान किया जाता है। जो इल्जाम लगाने वाली लड़की है उसके ऊपर खुद ही चिन्मयानंद केस में क्या हुआ चिन्मयानंद केस में? हालांकि वो केस छूट गया अदालत से, लेकिन लचर पैरवी, सरकार की मिली भगत, लेकिन न्यायालय ने फैसला दे दिया कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है, इसलिए वो निर्दोष साबित किए गए। तो हम तो मान लेंगे कि अब न्यायालय ने फैसला दे दिया तो छूट गए। मुख्तार अंसारी के लिए फैसला आ गया, वो फैसला आ गया कृष्णानंद राय हत्याकांड में कि वो निर्दोष है। 3 जुलाई 2019 को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने मुख्तार को और उसमें सभी मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दिया। ये लोग नहीं मानेंगे। ये जो कोर्ट में ट्रायल के बाद छूट जाएगा उसको अपराधी और गुनाहगार कहेंगे, और जिसका ट्रायले ना हो वो अपने को दूध का धूला हुआ, गंगा नहाया हुआ बहुत बड़ा संत और महात्मा कहेगा। देश की जनता ये सब कुछ देख रही है और आने वाले दिनों में, अब 4 साल से ज्यादा अवधि बीत गई, 4 साल तक तो इस सरकार के मनमानी कृत्यों के लिए मीडिया के भाइयों को कहा जाता था कि आप कॉपी जांच दीजिए और ये विज्ञापन ले लीजिए, और मीडिया के भाई 100 में 100 नंबर दे के सरकार चकाचक चल रही है। लेकिन अब कॉपी जांचने का समय आ गया। अब जनता कॉपी जांचेगी, इनके इस क्रियाकलापों की जांचेगी। जनता खोज रही है कि कहां 45 रुपए और 50 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बिका। जनता खोज रही है कि कहां 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को काम मिला। जनता आज पूछ रही है कि ये गिरती हुई कानून व्यवस्था की यह जो दुर्गति हो रही है, ऐसा तो कभी नहीं था। जनता आज पूछ रही है कि यह भ्रष्टाचार जो थाने में है, तहसील में है, कचहरी में है, हर जगह बिना घूस दिए कोई काम नहीं होगा। जनता तो त्रस्त है कि ये नौकरशाही बेलगाम होकर के किस तरह से आम लोगों के ऊपर अत्याचार ढा रही है। ये सारे सवाल जनता के यहां है। आपने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती के दौर में बंधा बना बुंदेलखंड में, उस बंधे को जिसका नाम उन दिनों आज से 10-11 साल पहले, 12 साल पहले उसका नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया था, उस बंधे का वो बोर्ड गिरा दिया गया और नया बोर्ड लगा करके और योगी साहब से उसका उद्घाटन करा दिया गया। 100 नंबर की गाड़ी का नंबर बदल के 112 कर दिया गया। दूसरे सरकारों में जो भी काम हुए हैं उन कामों का नाम बदल दो, अपने नाम ले लो। मुगल सराय का नाम बदल दो, दीनदयाल नगर कर दो। इलाहाबाद का नाम बदल दो, उसको प्रयागराज कर दीजिए। अब तो हैदराबाद, यहाँ गुजरात में एक नया ही हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बदल करके मोदी जी के नाम पे रख दिया गया। नाम बदल के स्पेशलिस्ट जो कुछ कर सकते थे कुछ किया नहीं, निर्माण हुआ नहीं, ध्वस्त बहुत कुछ कर दिया, बेच दिया या ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कोई काम बताइए। या तो ध्वस्तीकरण और या तो बिक्री। रेल बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, जहाज बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सड़कें बेच दिया। बचेगा क्या इस देश में? ओएनजीसी का शेयर बेच दिया, LIC का शेयर बेच दिया, बैंक बेच दिया, क्या बचा?
देश को तो कंगाल कर दिया इन लोगों ने। व्यवस्था चलाने के नाम पर जिस तरह से करों के बोझ से आम आदमी त्राह त्राह कर रहा है, किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और सरकार मौज मस्ती ले रही है। मौज मस्ती तो नहीं है तो क्या है? जब देश संकट में है, सांसद निधि पर रोक लगा दी गई। छोटी छोटी जरूरतें जो क्षेत्र के जनता की होती थी, उन जनता की उन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए वार्षिक अपनी संस्तुति देने का अधिकार था कि वो लिख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दे कि ये कार्य मेरे क्षेत्र में सांसद निधि के बजट से करा दिया जाए। वो कार्य हो जाता था। सांसद निधि पर रोक लगा दी गई, विधायक निधि पर रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि देश संकट में है। सांसद की तनख्वाह पर रोक लगा दी गई। 33% काटने को कहा था और 33,000 रुपया मिल रहा। आप बताइए, सब किस लिए? देश संकट में है। अच्छा भाई, संकट है तो क्या ये पार्लियामेंट हाउस धंस रहा था क्या? ये नया सेक्रेटेरिएट जो बन रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? 20,000 करोड़ रुपया ये शौक जो हो रहा है, जो इमारतें आज बना रहे हैं हमारे इंजीनियर, वो पिलर गिर जा रहे हैं, वो पिलर धंस जा रहे हैं, और जो उन अंग्रेज बना के चले गए, आज भी हमारे देश की संसद भवन का जो ढांचा है वो पूरी तरह मजबूत है। और संकट की स्थिति में तो 20,000 करोड़ रुपया क्यों भाई? आप मंगाए इंडिया नंबर 1 एयर इंडिया नंबर 1 जहाज, 10,000 20,000 करोड़ रुपया जहाज। शौक कि हम जो ट्रंप साहब जिस रैंक का जहाज इस्तेमाल करते थे, उसी रैंक का हम जहाज, जहां लोग भूखों मर रहे हैं, जहां लोग दवा के बगैर मर रहे हैं, जहां पढ़ाई बाधित हो चुकी है, लड़के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कैरियर खत्म हो रहा, मां बाप परेशान हैं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये मुद्दे तो रह नहीं गए, तो कंट्रोवर्सी में किसी तरह से विषय को रखा जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान है, भारत की सरकार परेशान है। कल तक तो एक मुद्दा था, इमरान खान कितनी शादी किया है, कौन बीबी को रखा है, कौन छोड़ दिया है। पाकिस्तान को हम रगड़ देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अब लव लेटर लिखा जाने लगा, अब प्रेम पत्र जाता है और लव लेटर आता है। तो अब पाकिस्तान तो मुद्दा नहीं रह जाएगा इस चुनाव में। कटोरा लेके भीख मांगना है हमको, तो हमको उन कंट्रोवर्सियों से बचना भी है। और अब मुद्दा क्या है? तो मुद्दा, बेमुद्दे को मुद्दा बना दीजिए, जनता का ध्यान हटाना है। तो मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश चुनाव का एक एजेंडा बन गया। कई बड़े नेता और अधिकारी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनावी एजेंडा बनाएंगे। अरे, आप चुनावी एजेंडा बनाएंगे? आप कहिए कि हम बुलडोजर से सबका घर गिरा दिए, ये आपका चुनावी मुद्दा अगर हो सकता है तो हम तो यही कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जनता इसको, आपके इस मुद्दे को स्वीकार नहीं करेगी। आपके भक्त जितना नाच लें, आम जनता दुखी है, गांव में रहने वाला गरीब दुखी है। मुख्तार पर हो रहे अत्याचार और उनके लिए जो अपमान की जो भाषाएं बोली जा रही हैं, उससे गरीब अब कितना दुखी है इसका अंदाजा हो जाएगा। क्या समझते हैं मुख्तार अंसारी को? इनके बड़े बड़े सूरमा उसके खिलाफ चुनाव लड़ने गए, 5 बार चुनाव लड़े और वो 5 बार जनता की अदालत में जीत करके आया है। 3 बार से वो पर्चा भरने भी नहीं आ सका अपने निर्वाचन क्षेत्र में, एक दिन की पेरोल भी नहीं उसको रिहा किया गया। उसके बाद भी वहां की महान जनता वोट दे करके उसको अपना आशीर्वाद दे करके भेजती है, क्योंकि वो गरीबों के आंसू पोंछता है। हमारा पूरा परिवार, पूरा इतिहास जाइए पता करिए, पूर्वांचल में देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वाले हम लोग हैं। हमारे परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। मेरे पिता खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। परिवार में 12 लोग जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। देश की सीमाओं की रक्षा में हमारे परिवार के ही इस वीर ने, जिसे ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से दुनिया जानती है, महावीर चक्र विजेता, उसने पाकिस्तान के खिलाफ पहली जंग में झांगर घाटी, जिस पर कब्जा हो चुका था पाकिस्तान का, नौशेरा घाटी पुनः मुक्त कराया और इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज इस तरह से हम लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है इस देश में मीडिया के माध्यम से
हमारे विरुद्ध कोई आरोप है? निश्चित रूप से हम लोग समाज में काम करते हैं, गरीबों के पक्ष में खड़े होते हैं, तो बड़े बड़े सामंतवादी और पूंजीवादी विचार के लोग, सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग हमसे नफरत तो करेंगे। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते। 9% की जनसंख्या है गाजीपुर में मुसलमानों की, और 9% की जनसंख्या में पिछले 40 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। 5 बार विधायक रहा, 2 बार से सांसद हूं, मेरे बड़े भाई भी विधायक, मेरा छोटा भाई भी विधायक, 3 ही भाई हम लोग हैं। अगर हम जनता के बीच में लोकप्रिय न होते, जनता की सेवा करके उसका दिल न जीत लिए होते, तो ये स्थिति आती। वहां लड़ाई है कमेरों और लुटेरों के बीच। एक तरफ लुटेरों का गिरोह है और दूसरी तरफ कमेरों की रक्षा करने वाले लोग हैं। हम गरीबों के लिए खड़े होते हैं। मुख्तार अंसारी ने अपना पूरा जीवन गरीबों की रक्षा में लगाया है, और आज आलम यह है कि आप चले जाइए पूर्वांचल में, चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार काशी में हो और चाहे चले जाइए विंध्याचल में जगत जननी के दरबार में, कितने मिलेंगे जो सर पटक करके मुख्तार के सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और अपने देवी से, अपने देवता से उनकी रक्षा की गुहार कर रहे हैं। कोई मजार, कोई चौर, कोई घाट नहीं बचा है। हजारों घर हैं जहां खाना नहीं बना। जैसे जैसे ये टीवी पे दृश्य दिखाया जाता है, उसको व्हील चेयर पे चलता हुआ देख करके लोग विचलित हो गए। हर तरफ से खबरें आ रही हैं। हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम गर्व करते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, और हम चाहेंगे कि जो भी न्यायालय का आर्डर है उसका 100% हम पालन करेंगे। लेकिन दूसरों को भी उस न्यायालय के आदेश की आड़ में कोई हमारे साथ घटना हो जाए, कोई हमारे साथ साजिश हो जाए, इसके लिए भी न्यायपालिका को अपनी साख पर बट्टा न लगे, इसके लिए भी उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे बड़बोले लोगों को जो आज ही कह रहे हैं कि मुख्तार को लाते समय गाड़ी पलट जाएगी, तो हम नहीं बता सकते। प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कह रहा, इसलिए हम पल पल न्यूज के माध्यम से अपील करना चाहते हैं देश की जनता के सामने कि सच्चाई क्या है। झूठ परोसा जा रहा, सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। और सच्चाई ये है कि मुख्तार अंसारी को जो दबंग, जो समाज में गरीबों को सताने वाले लोग हैं, वो माफिया कहते हैं। और सड़क के पूट पर पालिश करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, पीठ पर बोरा ढोने वाला, वो गरीब जो खेतों में पसीना बहाता है, वो मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा कहता है। उसके विरुद्ध आरोप भी जो लगाए गए हैं, वो ज़्यादातर सभी आरोप जब वो जेल के अंदर था 25 अक्टूबर 2005 को, उसके बाद से और आज के बीच में सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं। और जैसे ही न्यायालय में इनके परीक्षण होंगे, हमें उम्मीद है अपनी न्याय व्यवस्था से मुख्तार बेदाग साबित होगा और फिर वो रिहा होगा। क्योंकि इस बीच हमने देखा कि जब रोपड़ जेल से उन्हें मोहाली कोर्ट लेकर के जाया जा रहा था, एम्बुलेंस का जिक्र हुआ, उस एम्बुलेंस के ऊपर भी मीडिया के जरिए बातें सामने आई कि उस का लाइसेंस जो है 2 साल पहले ही कैंसिल हो चुका था, और अब पुलिस वालों की तरफ से उस एम्बुलेंस के ऊपर, उस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आखिरकार ये खलबली क्यों मची हुई है मुख्तार अंसारी के यूपी आने से पहले ही? देखिए, वो भी हम स्पष्ट कर दें, 3 दिन से ये चल रहा था। विषय को मोड़ने का ये प्रयास था। विषय को मोड़ने का ये प्रयास था कि जब ये बात आ गई कि ब्रजेश सिंह का नाम सामने आ गया और उनके खिलाफ गवाही होने वाली है, मुख्तार को प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि किसी भी गवाह को प्रोटेक्शन दिए जाने का कानून है। तो उनको जो जीवन को खतरा है, उसको देखते हुए उस तरह का प्रोटेक्शन चाहिए। उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। वो जाएंगे और वो अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का परीक्षण भी फेस करेंगे। लेकिन जब ये बात आई तो इन लोगों ने देखा कि अब तो ब्रजेश सिंह का नाम जो हम छुपा करके रखे हुए थे, उजागर हो गया। ये उजागर हो गया कि मुख्तार के ऊपर 5 बार हमला हुआ है, वो भी मादी मुकदमा है, उसका भी मुकदमा उसी कोर्ट में चल रहा है, उसे भी गवाही देनी है। तब इन लोगों ने नया मोड़ लिया। मुख्तार मोहाली कोर्ट में व्हील चेयर पे क्यों गया? वो बीमार है, व्हील चेयर पे गया। एम्बुलेंस से क्यों गया? अरे भाई, एम्बुलेंस से जाना कोई गुनाह नहीं है, वो एज ए टैक्सी इस्तेमाल हुई है। तो क्या उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस पंजाब में इस्तेमाल हो सकती है क्या? उत्तर प्रदेश और पंजाब कोई 2 मुल्क है क्या?
दिल्ली के अंदर किस स्टेट की गाड़ियां नहीं मिलेंगी? ये कौन सी बात है? अब आप कहिएगा मुख्तार अंसारी प्राइवेट उसमें क्यों ले जाया गया, तो मैं आपको उसके लिए एक स्पष्ट कर दूं, जो सफाई आई है बिल्कुल स्पष्ट, ये साफ हो गया। इससे पहले ये भ्रम की स्थिति बनाया गया था। अभी अमर उजाला में ये खबर आ गई है, आप उसको खोल करके देख लीजिएगा, हम अभी क्लिप उसकी भेज देते हैं। वहाँ के सीनियर ऑफिसरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब के प्रिजनल एक्ट में इस बात का प्राविधान है कि अगर कोई बीमार बंदी वो चाहता है कि कोर्ट के पेशी के दौरान उसे सुविधा दी जाए एम्बुलेंस की, तो इस कंडीशन में उसे निजी खर्च वहन करने के स्थिति में और टैक्सी के रूप में एम्बुलेंस प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। और इस एक्ट और कानून के मुताबिक उनको ये फैसिलिटी दी गई थी कि वो बीमार थे, वो व्हीलचेयर पे थे, उनको सकुशल ले जाया जाए और कोर्ट तक। तो इसमें एज ए टैक्सी एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ। अब दो बातें इसमें भ्रम फैलाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं मीडिया की तरफ से। कुछ गोदी मीडिया वाले बहुत परेशान हैं ब्रजेश के नाम आने की वजह से। उनकी जैसे लग रही है कि क्या नौकरी खतरे में पड़ गई। लोग कह रहे हैं कि छेड़छाड़ किया तुम लोगों ने, ब्रजेश का नाम आ गया सामने, वो छुपा रहता तो बचा लिया जाता, किसी दिन उसका भी मुकदमा उठा लिया जाता। लेकिन अब तो मामला बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, सबके नॉलेज में हो गया, देश देख रहा है। तो उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड डीजीपी रहे हैं, उनका बयान कल आया कि अरे वो एम्बुलेंस तो वो बुलेट प्रूफ है, वो एम्बुलेंस तो उसमें सैटेलाइट फोन है, वो एम्बुलेंस तो उसमें तमाम असलहों का जखीरा है, वो एक किला है, एम्बुलेंस नहीं एक किला है। अरे बाप रे बाप। आज पंजाब के ऑफिसरों का बयान आया है कि बिल्कुल झूठ है, वो एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ नहीं है, एक साधारण एम्बुलेंस है, कोई सैटेलाइट फोन नहीं है, किसी तरह की विशेष सुसज्जिता से लैस नहीं है। जो एम्बुलेंस में होता है, बेड होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एक बात और कल छोड़ी गई, झूठ, महाझूठ। इन झूठों पे कोई कार्रवाई हो सकती है? जिन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफ है, फैला तो दिया आपने अफवाह। अब इस झूठे पे कैसे कार्रवाई होगी जिसने कहा यह विधायक निधि से खरीदी गई है मुलायम सिंह के कार्यकाल में? अब यह भी झूठ है, यह भी साबित हो गया मऊ के मुख्तार अंसारी के 25 साल के विधायक निधि की लिस्ट से कि ऐसी कोई एम्बुलेंस विधायक निधि से नहीं खरीदी गई है। अब क्या करेंगे? तो बेहया की तरह दांत चियार देंगे सब कि नहीं भाई। मालूम है कौन है? विक्रम सिंह, जो डीजी रहा है, बड़ा सा पद होने से हो जाएगा। कितना गंदा कैरेक्टर है एक पुलिस ऑफिसर का। मुख्तार अंसारी जब 2007 में बंद थे गाजीपुर कारागार में, तब उनकी हत्या करने की साजिश रची गई। ये डीजीपी थे, उस साजिश के हिस्सा रहे होंगे। साजिश में कैसे मारा जाए तो जेल में है, तो जिस वाहन से इसको ले जाया जाता है उस वाहन को उड़ा दिया जाए। और उसके लिए क्या होगा भाई? तो बिहार से बाबू धन चौधरी नाम का एक अपराधी बुलाया गया जो बम बनाने का स्पेशलिस्ट था, वो कहीं प्लांट कर सकता था। और नंद किशोर ठाकुर नाम का पुलिस का एक कांस्टेबल, नंद किशोर ठाकुर उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल, उसको अलका राय जो विधायक थी और आज भी श्रीमती अलका राय विधायक हैं, वो उनका गनर पोस्ट किया गया। और उसी गनर के माध्यम से भेज के अलका राय ने वो बाबूधन चौधरी को मंगवाया, बारूद मंगाया गया। अब इतना सब बारूद और ये सब कुछ कहां किया जाए? तो पाप का नशा सर पे चढ़ा। अपने अपने निजी घर में अलका राय ने अपने शयन कक्ष में उनको बैठाया कि कोई इसमें देखभाल टोक टाक नहीं कर पाएगा, कोई चेकिंग नहीं हो सकेगी, कोई साहस नहीं करेगा कि एक विधायक का घर है, उसका खुद का शयन कक्ष है, इसी में बैठ के बम बनाने का सारा व्यवस्था करो।
उसी में बैठ के बम बनाने की व्यवस्था हो रही थी। लगभग बम तैयार हो गया। कहा गया है ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोय, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। क्या हुआ? कोई चूक कर गए सब उसी में, 3-4 ठो थे सभी, और धड़ाम एक ऐसा धमाका हुआ जो छोटे छोटे टुकड़ों में वो नंद किशोर ठाकुर, उत्तर प्रदेश का वो वीर पुलिस का जवान जो अपनी वर्दी, अपने पद और अपने आकाओं के इशारे पर इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा था कि पुलिस की जिस वैन में मुख्तार जाते उसमें कई पुलिस वाले भी उड़ जाते मुख्तार के साथ। खैर, मारा गया। बाबूधन चौधरी घायल अवस्था में, श्रीमती अलका राय का सगा भतीजा राम नारायण राय का बेटा मनोज राय पकड़ लिया गया। इस सवाल पर कोई मीडिया है जो पूछ ले मालूम है क्या हुआ उसके बाद? अब पुलिस जो है तत्पर हुई कि ये कैसे कैसे बारूद आया, कहां से आया, कौन कास्परेसी है, सब लोग। अलका राय भी मुलजिम बनना है, उनका खुद का शयन कक्ष है। 2 घंटे के अंदर लखनऊ में बैठा हुआ विक्रम सिंह स्टेट के हेलीकॉप्टर से सीधे गाजीपुर पहुंच गया और मौके वारदात पे आ गए। क्या भाई, डीजी साहब आए मुआयना करने, इतनी बड़ी कांड हुई है। वहां आए, मुंह उतरा हुआ है और अलका राय से कह रहे हैं कि देखिए आपके पति मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लीप आपोती करके चार्जशीट तो फाइल की गई, लेकिन अलका राय उसमें मुलजिम भी नहीं बनाई गई। ये हैं विक्रम सिंह। हाँ, मिशन फेल हो गया। मुख्तार अंसारी फिर एक बार बच गया। 2001 में प्रयास में बचा, 2004 के प्रयास में बचा, 2007 के प्रयास में बचा। उसके बाद उसको बांदा जेल शिफ्ट किया गया, आगरा जेल शिफ्ट किया गया, कानपुर जेल शिफ्ट किया गया, झांसी जेल शिफ्ट किया गया, उत्तर प्रदेश की एक जेल में रखा गया उसको। कहीं भी नचाते रहो कि कहीं भी कोई मौका मिले। जब उसको आगरा जेल में लाए तो यहां बिहार से अब एक प्लान करके दुर्दांत अपराधी लंबू शर्मा नाम का जो जेल में बंद था उसको जाकर के वो पुलिस जुडिशियल कस्टडी से भगाए हैं सब। आरा के सेशन कोर्ट में बम का धमाका किया गया, उसमें एक कांस्टेबल और एक महिला मर गई और वो भाग गया वहां से लंबू शर्मा, और उसको लेकर के कोई मिस्टर चांद, उसके माध्यम से यही ब्रजेश सिंह करोड़ों रुपए का सौदा किया था मुख्तार को मरवाने के लिए। लेके पहुंच गए सब आगरा जेल में। उनके पास फरियाद लेके कि हम बहुत गरीब हैं और मेरी बहन की आंख खराब हो गई है और उसकी शादी नहीं हो पा रही जब तक आंख का ऑपरेशन न हो। उन्होंने अपने किसी दोस्त को चिट्ठी लिखी, उसने उसकी मदद भी की पैसे से। फिर 1 महीने बाद पहुंच गया कि हमारी बहन का ऑपरेशन हो गया, हम बहुत खुश हैं और हम आपको धन्यवाद देने और आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आने जाने का सिलसिला बनाया और इधर करोड़ों का सौदा है कि मुख्तार को वहाँ से जब कोर्ट पर ले जाया जा रहा पेशी में तो बम से उड़ा दीजिए गाड़ी को। और हम लोगों को कुछ नहीं, फरिश्तों को भी पता नहीं, मुख्तार को भी पता नहीं, लेकिन फिर वही हुआ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दिल्ली पुलिस उस लंबू शर्मा को, बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बमबाज अपराधी था, वो नक्सलाइटों को भी छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में देता था बारूद। उसकी आवाज टेप कर रही थी कहीं, उन सबों को उसकी लोकेशन मिलने लगी दिल्ली के आसपास, आगरा के आसपास। अब दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच उसके पीछे पड़ गई और जिस दिन मुख्तार अंसारी की गाड़ी उड़नी थी उस दिन वो लंबू शर्मा पुलिस के दस्ते ने गिरफ्तार कर दिया, एक रात पहले ही। कल कांड होना है, आज उसको पकड़ लिए सब। अब जब वो पकड़ा गया तो उसको लाए कि नक्सलाइटों को बम सप्लाई करते हो, और कहानी जो मिली उसके डेरे पे तो पूरा जो नक्शा तैयार किया गया था मुख्तार की हत्या का, वो सब दिल्ली पुलिस ने अपनी इंट्रोगेशन रिपोर्ट में लिखा है।
और जब ये बात हुई तो बड़ा हंगामा मच गया बिहार में कि जो बम से उड़ा के यहाँ पुलिस वालों को कोर्ट से भागा है वो पकड़ा गया। बिहार की पुलिस आई, लेके गई, आरा में उसके खिलाफ मुकदमा चला और आरा के मुकदमे में उसे 3 महीना पहले फांसी की सजा हो गई। चौथे हमले में बच गया। 5वां हमला इसी बांदा जेल में मुख्तार को रखा गया। आगरा के बाद बांदा भेज दिया। बांदा में जब रखा गया तो उनके चाय में जहर दे दिया गया। संजोग ऐसा था कि उनकी पत्नी श्रीमती अफशा अंसारी मुलाकाती की हैसियत से वहां मिलने गई हुई थी और वो मुलाकात के लिए जैसे उनके पास गई, वहाँ ये लोग बातचीत कर ही रहे थे और उनका बेटा अब्बास अंसारी भी उस दिन मुलाकातियों में था। उसी वक्त एक षड्यंत्र के तहत फिर उसे चाय में जहर दिया गया और कमाल हुआ कि पति पत्नी दोनों मूर्छित होकर वहीं गिर गए, वहीं मुलाकात घर में, बांदा जेल के अंदर। जो बड़े ऑफिसर थे वो घबरा गए। फौरन डीएम को इत्तला किया गया। डीएम और एसपी आए तो इनको उठा के मूर्छित अवस्था में ले आके ट्रामा सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट किए बांदा में। वहाँ डॉक्टर ने हाथ पैर हिला दिया कि हालत ख़राब है। उसी हालत में लेके भागे लोग यहाँ पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, वहाँ भर्ती हुए। रात भर की मुशक्क़त के बाद उनकी जान बच गई। हज़ारों लाखों गरीब जिसके लिए दुआ कर रहे हों, ऊपर वाला भी उनकी फरियाद सुनता है, वो फिर बच गए। अब इन घटनाओं में जो मुकदमे हैं उनमें उसकी गवाही होनी है और इस सारी घटनाओं में ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी है। तो डर तो ये सता रही उत्तर प्रदेश सरकार को और सरकार में बैठे हुए तमाम उनके चहेतों को कि उन्होंने जिसको पाला पोसा और इतना बड़ा हजारों करोड़ रुपया अकूत कमाई अवैध उसने इकट्ठा किया, आज क्या मुख्तार गवाही कर देगा तो उसका भविष्य खत्म नहीं हो जाएगा? तो कैसे षड्यंत्र रचा जाए कि उसको बचाया जाए? ये सारी कवायद इस तरह की है। ये सारी चीज़ें चूंकि पटल पर नहीं है, एक पक्षीय मीडिया, गोदी मीडिया की तरफ से प्रस्तुत की जा रही हैं। हम आभारी हैं पल पल न्यूज़ के कि आपके माध्यम से हमसे बात किया गया और हमें अपनी बात आपके बीच में रखने का और आपके माध्यम से देश की जनता के बीच में पहुंचाने का अवसर मिला। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। तो गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि बीते 10-15 दिन से जो मुख्तार अंसारी साहब को लेकर के खबरें प्रसारित की जा रही हैं उससे परिवार काफ़ी आहत है, क्योंकि लगातार जो सवालों के बौछार हो रहे हैं सिर्फ एक ही परिवार से, और आखिरकार एक ही परिवार से सवाल क्यों हो रहे हैं इसके पीछे की कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रजेश सिंह जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने के लिए सरकार किस तरीके के पैतरे अपना रही है इसको भी जानने की सख्त ज़रूरत है।